चलिए अब आज जो है हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो है मीटर ब्रिज। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हिस्टन ब्रिज। व्हिस्टन ब्रिज से रिलेटेड टॉपिक ही है ये जो है मीटर ब्रिज। पहले मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। मीटर ब्रिज के लिए हमें इस तरीके से दो एल शेप कॉपर स्ट्रिप चाहिए और एक प्लेन कॉपर स्ट्रिप चाहिए। ये जो है वो हमारे पास दो एल शेप कॉपर स्ट्रिप है और एक प्लेन कॉपर स्ट्रिप है। जनरली हम इसे थिक कॉपर स्ट्रिप रखते हैं। उसे इस तरीके से अरेंज करेंगे कि यहाँ पे दो गैप बनेंगे। दिस गैप इज नोन एज लेफ्ट गैप एंड दिस गैप इज नोन एज राइट गैप। ओवर हियर विल कनेक्ट वन वायर which is having uniform cross sectional area. This is basically wire with uniform cross sectional area. Wire with uniform cross sectional area. Okay, and we'll connect two resistors across these two gaps. This resistor is say R1, this resistor is R2. There is one connection of galvanometer with this sliding contact. ये जो हमारा contact है वो slide है, हो सकता है, you can take it anyway. And we'll also connect one battery key and rheostat. Rheostat is connected in order to adjust the amount of current that is entering into the meter bridge. Now this circuit looks like a Wheatstone bridge. Here we have this resisting wire with uniform cross section, so we can say resistance per unit length will be constant throughout. The total length of wire, यहाँ से ये जो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, मतलब कि 1 मीटर है। वायर की लेंथ 1 मीटर है, इसीलिए हमने इसे मीटर ब्रिज जो है नाम दिया है। जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आप C पे लाते हो सच दैट दिस लेंथ इज L, एट दिस टाइम गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। मतलब कि ये सिचुएशन में हम कहेंगे कि करंट दैट इज बीन फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। IG जीरो है। IG जीरो है मतलब हम ये कहेंगे कि ये मीटर ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है। और अगर मीटर ब्रिज बैलेंस कब होगा, ब्रिज कब बैलेंस होगा, यहाँ पे आप देखिए ये एक R1 रजिस्टर, यहाँ दूसरी तरफ जो है हमारा वो है R2 रजिस्टर। इस तरफ वायर है जिसकी लेंथ L1 है, बीच में ये गैल्वेनोमीटर। इस तरफ जो है दूसरा वायर है जिसकी लेंथ ऑफकोर्स क्या होगी, 100 माइनस L1। अब अगर ये ब्रिज बैलेंस है, इन बैलेंस कंडीशन द रेशियो ऑफ रजिस्टर मस्ट बी सेम। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि R1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर हैविंग लेंथ L1, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, रेजिस्टिविटी रो इंटू L1 डिवाइड बाय एरिया A। और दूसरी तरफ के वायर की लेंथ जो है वो 100 माइनस L1 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू R2 अपॉन रो इंटू लेंथ 100 माइनस L1 डिवाइड बाय एरिया A। क्योंकि ये सेम वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। हमने ये कहा कि इसका एरिया भी यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है हर जगह, तो एरिया भी जो है वो कैंसिल होगा। यहाँ से इक्वेशन हमारा बनेगा R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू R2। अब ये इक्वेशन को यूज करके अगर एक रजिस्टर की वैल्यू हमें पता है तो हम दूसरे रजिस्टर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज, पहली एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता है वो अननोन रेजिस्टेंस हम ये मीटर ब्रिज से ढूंढ सकते हैं। इसमें आप एक और चेंज कर सकते हो, R2 जो है उसे अगर हीट बाथ में रखें हम लोग, अगर R2 को हमने हीट बाथ में रख दिया और एक थर्मोमीटर कनेक्ट कर दिया है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आप इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आपको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टिविटी का बिहेवियर या रेजिस्टेंस का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो स्टडी करने के लिए भी
ये मीटर ब्रिज जो है वो यूजफुल है। कॉन्सेप्ट सेम है जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। दिस कॉन्सेप्ट इज सेम एज कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज, सॉरी व्हिटस्टन ब्रिज, जहां पे हम कहेंगे कि इन बैलेंस कंडीशन करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0 एंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट इज सेम। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियोमीटर में 3 पार्ट है। सबसे पहली बात कि हमें ये पोटेंशियोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि अगर मैं किसी सेल को, अगर ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, अगर ये सेल जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इस सेल को हम किसी वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये अगर हम कहेंगे कि एक वोल्ट मीटर है, आगे 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर के कैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं। इफ यू कनेक्ट दिस सेल विद दिस वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर के जो 2 एंड है ए और बी, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज होगा टर्मिनल वोल्टेज V, इट इज इक्वल टू व्हाट EMF E माइनस करंट I इंटू रेजिस्टेंस R। ये जो सेल में से करंट निकल रहा है I, जब वो वोल्ट मीटर की कॉइल में से पास होगा तब वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन देगा। तो वोल्ट मीटर बेसिकली इज करंट ऑपरेटिंग डिवाइस। Why we call it as current operating device? Because when current flows through the voltmeter, it shows the deflection, and at that time we measure the voltage, and generally we measure what? We measure the terminal voltage and we don't measure the EMF of the cell. So एक चीज क्लियर है कि वोल्ट मीटर के साथ जो मेजर करोगे आप, वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज ही होगा सेल का, EMF नहीं होगा। अगर मेजर्ड वोल्टेज की वैल्यू EMF के जितनी रखनी है आपको, तो 2 ऑप्शन है। या तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको सेल का जो है 0 रखना पड़ेगा। पहले भी हमारी बात हुई थी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ सेल विच इज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़, या तो करंट 0 रखो। अगर मैं करंट 0 रखूँगा यहाँ पे, तो वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर शोज नो रीडिंग। करंट 0 रखने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? मुझे ये पाथ को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी करंट 0 होगा। तो वोल्ट मीटर शोज नो रीडिंग, बिकॉज बेसिकली वोल्ट मीटर जो है उसे आपको कंपोनेंट के पैरेलल कनेक्ट करना होगा और आपको उसमें से करंट पास करना होगा, तभी वो रीडिंग आपको देगा। इट इज करंट ऑपरेटिंग डिवाइस। सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट यूजिंग वोल्ट मीटर वी कैन नॉट मेजर EMF ऑफ अ सेल। तो अगर मुझे EMF ऑफ अ सेल मेजर करना है, ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, तो मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना होगा कि इवन इफ इट इज नॉट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल, मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना होगा कि जो इस सेल में से करंट नहीं ड्रॉ कर रहा है, फिर भी वो उसका वोल्टेज मेजर कर सके। आ रही बात समझ में? अगर मुझे किसी सेल का EMF मेजर करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करना होगा? जब वो कोई भी करंट सेल में से ड्रॉ नहीं कर रहा है। इन दिस सिचुएशन जो है वो हमें EMF मेजर करके देगा, और वोल्ट मीटर ये नहीं कर सकता, इसलिए वी रिक्वायर व्हाट? इसलिए वी रिक्वायर पोटेंशियोमीटर। ये बात हो गई रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर की। अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, हाउ इट बेसिकली वर्क्स, अब हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे मीटर ब्रिज में हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लिया था, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में भी हम क्या करेंगे? एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लेंगे, बट दैट वायर इज जनरली वेरी लॉन्ग। दैट वायर से ओवर हियर इज AB, ये काफी लंबा वायर है AB, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी है। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो L है। और हम ये देखेंगे रेजिस्टेंस
ओके, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर रो है। ये पोटेंशियोमीटर वायर जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है उसकी टोटल लेंथ L है और रेजिस्टेंस पर यूनिट जो लेंथ जो दी हुई है वो क्या है हमारी रो। तो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर? वी आर basically interested in find out over here resistance of wire will be rho into say L। अगर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है रो, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी इक्वल टू रो L। ये डिवाइस को कंप्लीट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सेल की जिसका EMF E है, सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कैपिटल R है। हम ये सर्किट को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से जो है हमें इस सर्किट में से अब करंट मिलेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर? ये वायर में से करंट क्या फ्लो होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। पहले आएगा वायर AB का रेजिस्टेंस जो क्या है रो L, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R। current that is flowing through wire is given as EMF E by rho L plus small r plus capital R। पोटेंशियोमीटर वायर पे ही हम दो पॉइंट लेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर पे ही दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट है चलो मान लो A और ये दूसरा पॉइंट है C, जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है L। पोटेंशियोमीटर वायर पे ही हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए है A एंड C एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज L। Then what is voltage between these two points which are separated by distance L? ये VL क्या दिखा रहा है मुझे? Voltage between two points A and C which are separated by distance L. So it should be equal to current I into resistance of that wire which is having length L। आ रहा है समझ में? V is equal to IR फॉर्मूला हमने सीधा यूज कर लिया। तो A और C दो पॉइंट्स है, A और C जो दो पॉइंट्स है वो L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो हम कहेंगे कि उसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेगमेंट व्हिच इज हैविंग लेंथ L। सो व्हाट विल बी VL इन दिस केस? VL इन दिस केस विल बी इक्वल टू करंट I। करंट I का फॉर्मूला क्या है? EMF E हमने लिखा हुआ है इंटू रो L प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये हो गया करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हिच इज हैविंग लेंथ L। हमने पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या है? रो। अगर 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस रो है तो L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? रो इंटू L। तो यहां से VL का फॉर्मूला मिलेगा E रो अपॉन रो L प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू लेंथ L। आप देख सकते हो कि ये जो चीज है पूरी जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है E इंटू रो डिवाइड बाय रो इंटू L प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, वो कांस्टेंट है। सिग्मा EMF कांस्टेंट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कांस्टेंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कांस्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कांस्टेंट, इवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। सो व्हाटएवर टर्म्स दैट आर देयर इन दिस ब्रैकेट दे ऑल आर कांस्टेंट। लेट्स कॉल इट एज सिग्मा। सो VL becomes what? Sigma into L। VL by L is equal to sigma, which is known as what? Which is known as potential gradient across this potentiometer wire। हम लास्ट में इस चीज तक पहुंच गए कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज सिग्मा। यही है आपका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप कहेंगे कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस की। हमारे सिलेबस में दो एप्लीकेशन दी हुई है। पहली एप्लीकेशन है यहां पे टू कंपेयर EMF ऑफ सेल।
किसी सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो उसके पहले हमें एक पोटेंशियोमीटर चाहिए। लेट्स ड्रॉ दैट पोटेंशियोमीटर आउट। ये एक पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी उसके अक्रॉस एज यूजुअल सर्किट के पोटेंशियोमीटर में से करंट फ्लो करवाने के लिए हम एक ईएमएफ ई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है वैसा एक सेल कनेक्ट करेंगे और साथ में करंट कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी यूज हो रहा है और ये आपका पोटेंशियोमीटर डिवाइस है। नाउ वी ऑल नो दैट करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वे थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर वायर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे कि ये करंट कुछ इस तरह से पोटेंशियोमीटर वायर में से फ्लो होगा। जिस सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है वो सेल हम यहां कनेक्ट करेंगे। दिस सेल विथ ईएमएफ E1 से यहाँ पे एक स्विच भी हमने कनेक्ट कर दी K1। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें दो सेल का ईएमएफ करना है कंपेयर, तो ये दूसरा सेल E2 उसके साथ भी स्विच कनेक्टेड है K2 और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है जिसे हमने यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब मान लो इनिशियली स्विच K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज्ड। स्विच K1 को आपने बंद रखा है, K2 को ओपन रखा है, तो करंट ऑब्वियसली ये वाले सेल में से फ्लो होकर गैल्वेनोमीटर में से यहां पहुंच सकता है। लेकिन आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा C1 जब ये गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? वी कैन से दैट व्हेन दिस switch K1 is closed and K2 is open। जब स्विच K1 को क्लोज रखा है, K2 को ओपन रखा है, जनरली ऐसे पॉइंट को जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है उसे हम कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट C1 और A से C1 तक की लेंथ जो है वो क्या है? L1 है। A से C1 तक की जो लेंथ है वो L1 है। अब E2 सर्किट का पार्ट है ही नहीं, मतलब E2 को तो भूल जाओ, ये स्विच ओपन रखा है। नल पॉइंट आपको C1 तक मिला। ये दोनों कनेक्शन जो है A से C1 और ये ऊपर की EMF वाली ब्रांच, ये सेल वाली ब्रांच, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में और करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में से, तो इट इज ऑब्वियस दैट the potential across AC1 must be equal to potential across parallel branch। आ रही बात समझ में कि अगर ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल ब्रांच जो है वो दोनों पैरेलल ब्रांच का जो करंट होगा वो सेम होगा। अब बोल सकते हो कि अगर इस पॉइंटर को मैं नजदीक लाता तो क्या होता? पॉइंटर को नजदीक लाता तो यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाता, यहाँ का पोटेंशियल कम होता तो कुछ सेल भी करंट ड्रॉ करता और आपको ये गैल्वेनोमीटर से करंट मिलता। अगर ये पॉइंटर को मैं दूर ले जाता तो क्या होता? दूर ले जाता तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाता और सेल का खुद का ईएमएफ कम होता। तो वो कंडीशन में क्या होता? यहाँ से जो करंट आ रहा है वो सेल में से फ्लो होकर गैल्वेनोमीटर में से इस तरफ फ्लो होकर वापस रिटर्न आता। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ही पॉइंट मिलेगा पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पे जब दिस VAC1 इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल, और वो टाइम पे हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो नल पॉइंट अगर C1 पे है तो हम कहेंगे EMF E1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ L1, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये कह सकते हो कि क्यों EMF लिखा है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं लिखा? क्योंकि ये पोटेंशियल कब कंपेयर हो रहा है सेल का और ये रजिस्टर का? जब इसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है तब। एंड व्हेन करंट डजंट फ्लो थ्रू द सेल, the potential across this terminal is known as what? It is known as EMF of cell। अब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? जो हमारी स्विच K2 is closed and K1 is open, मतलब इस सेल को हटा दो और K2 को क्लोज कर दो। तो अब जो सेल जो है ऊपर वाला जिसका EMF E2 है वो सर्किट का पार्ट बन गया। और अब अगर हम कहें कि हमें नल पॉइंट जो है वो कोई और पॉइंट पे मिलेगा
अगर दोनों का ईएमएफ अलग है, दोनों का सेम है तो वही मिलेगा। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम अनदर लेंथ से C2 एंड A2 दैट C2 लेंथ इज L2। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि EMF E2 इज सिग्मा इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करो, E1 बाय E2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, L1 बाय L2। अगर किसी एक सेल का EMF आपको पता है तो आप दूसरे सेल का EMF यूजिंग दिस फॉर्मूला इजीली फाइंड कर सकते हो। अब पोटेंशियोमीटर की दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है हमारी टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पोटेंशियोमीटर की जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। उसके लिए भी ये हमारी सर्किट है और उसमें ये पोटेंशियोमीटर वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। यहाँ पे हम जो है वो सेल कनेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये ड्राइविंग सेल है, इसको E डैश मैंने नाम दिया, R डैश, और ये एक्सटर्नल सेल R डैश, ये पोटेंशियोमीटर के ड्राइविंग सेल है। जिस सेल का आपको EMF ढूंढना है वो यहाँ कनेक्ट होगा, उसका EMF E है। जिस सेल का EMF ढूंढना है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ये ब्रांच के साथ आप एक पैरेलल दूसरा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, कैपिटल R। यहाँ पे एक स्विच दे देते हो K, और अब ये गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम कह सकते हैं टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये जो यहाँ पे मैंने सेल कनेक्ट किया है अक्रॉस पॉइंट A एंड द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, उसका हमें EMF ढूंढना है। एक्सपेरिमेंट के लिए हम वही करेंगे सबसे पहले कि व्हेन स्विच K इज ओपन and at that time null point is at C1। जब मैंने इसे ओपन रखा है, ये रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है, तो इट इज एज गुड एज द अर्लियर एप्लीकेशन। आप इस सेल के EMF को A और C1 की जो लेंथ है, A और C1 की जो लेंथ है L1, उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। तो वो केस में क्या होगा, हम ये कहेंगे कि EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1। ये जैसे हमने पहले बात की वैसे सेम इसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। अब जब स्विच K को क्लोज करते हो तब सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। व्हेन दिस स्विच K इज क्लोज्ड, तब चलो हमें नल पॉइंट जो मिल रहा है वो C2 पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे ये C2 पॉइंट पे कब नल पॉइंट मिल रहा है हमें, जब ये स्विच K को क्लोज रखा। जब स्विच K को आप क्लोज करते हो तो यहाँ पे तीन चीज जो है वो पैरेलल हो जाती है। ये एक वायर A2 C2 जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, एक ये सेल और एक तीसरा रजिस्टर। भले गैल्वेनोमीटर में से तब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन ये सेल का जो भी करंट है वो सेल का करंट इस रजिस्टर में से तो फ्लो हो रहा है ऐसे क्लोज पाथ में। तभी तो ये सेल का वोल्टेज, इस वायर का वोल्टेज और इस रजिस्टर का वोल्टेज सेम होगा। अगर करंट ना फ्लो होता तो रजिस्टर का वोल्टेज 0 हो जाता, वो सर्किट का पार्ट ना होता, लेकिन वो सर्किट का पार्ट है अभी। स्विच K इज क्लोज, मतलब ये तीनों चीज, ये ऊपर वाला रजिस्टर R, ये सेल जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये वायर जो A से लेकर C2 तक है उसमें से भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो ये तीनों जो है वो पैरेलल है। तभी एक गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दे रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, गैल्वेनोमीटर का लोकेशन जो है वो यहाँ पे है, ये गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों ब्रांच जो है वो पैरेलल है। मतलब कि सेल अब करंट दे रहा है लेकिन वो करंट सिर्फ ऊपर के लूप में ही घूम रहा है, इस गैल्वेनोमीटर में से नहीं फ्लो हो रहा है। मतलब सेल का आप पोटेंशियल कब मेजर कर रहे हो, जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है,
मतलब अब आप सेल का बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहे हो V, और वो V की लेंथ, चलो A से C2 की लेंथ अगर L2 है तो क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इंटू L2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करेंगे हम, दोनों को कंपेयर करेंगे, EMF E अपॉन टर्मिनल वोल्टेज V इज L1 बाय L2। EMF E को क्या लिखा जा सकता है, हमारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो EMF E को क्या लिखूं, V प्लस आई आर, और V खुद क्या है, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। ये हमने EMF और टर्मिनल वोल्टेज वाले टॉपिक में पढ़ा है कि EMF को ऐसे भी लिखा जा सकता है V प्लस आई आर, जहाँ पे वोल्टेज V क्या है, I इंटू कैपिटल R। तो EMF की जगह क्या लिखूं मैं, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। टर्मिनल वोल्टेज V की जगह क्या लिखूं मैं, I इंटू कैपिटल R इज L1 बाय L2, आई कैंसिल होगा, R बाय R 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज L1 बाय L2, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज L1 बाय L2 माइनस 1, सो स्मॉल r इज कैपिटल R इंटू ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला से जो है आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट था, to find internal resistance of cell. This was second application related to potentiometer, and now this was the last topic of your chapter 3 also. So here we conclude with chapter 3. We'll discuss exercise and illustration in next session, and then we'll move forward to chapter number 4.